हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह अध्याय 3.1 है। इसके पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर 3.1 बच्चों का सोचना एवं सीखना। तो इसमें सबसे पहले है चिंतन या सोचना, जिसे इंग्लिश में थिंकिंग कहेंगे। चिंतन सोचना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों यानी ऑर्गेनिज्म में होती है। कागन तथा हेमैन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को सोचना कहा जाता है। सोचना के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग। सोचना के दो प्रकार हैं। पहला है स्वपरायण चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग, और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन या सोचना, जिसे इंग्लिश में रियलिस्टिक थिंकिंग कहेंगे। यानी सोचना के दो प्रकार हैं, स्वपरायण चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, तो स्वपरायण चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन को इंग्लिश में रियलिस्टिक थिंकिंग कहेंगे और यथार्थवादी चिंतन को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अभिसारी सोचना, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। दूसरा तरह का है सृजनात्मक सोचना यानी क्रिएटिव थिंकिंग, और तीसरा तरह का है आलोचनात्मक सोचना यानी इवैल्यूएट थिंकिंग। इस प्रकार हम जानेंगे कि सोचना के दो प्रकार हैं, स्वपरायण चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को आगे 3 भागों में बांटा गया है, अभिसारी सोचना, सृजनात्मक सोचना और आलोचनात्मक सोचना। अब हम जानेंगे सोचने के विकास के उपाय यानी मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों के सोचने की शक्ति को विकसित किया है। इसके उपाय निम्नलिखित हैं। ए, शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को किसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करने की पूरी छूट दें। उन्हें अपने प्रभाव से उस अभिव्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए। बी, शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को किसी विषय या पाठ को समझकर तथा समझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करें। इससे छात्रों में यथार्थवादी सोच विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। से, छात्रों को शिक्षक द्वारा उचित स्नेह मिलना चाहिए। इससे छात्रों में दमनकारी प्रवृत्तियां कम होती हैं और वे किसी विषय पर खुलकर सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। डी, चिंतन में सोचने की साधनों यानी टूल्स का काफ़ी महत्व होता है। इन साधनों में भाषा तथा संप्रत्यय अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों में उचित विकास एवं संप्रत्यय विकास का माहौल तैयार करें। ये है बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड से ही सोचने के विकास के लिए पर्याप्त प्रेरणा देते रहना चाहिए। उन्हें तरह तरह के खिलौनों से खेलने एवं मनोरंजक किताबें पढ़ने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। एफ, शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में बालकों को ऐसे नए नए तथ्यों की जानकारी दे जो बालकों को सोचने के लिए उत्तेजित करें। जी, बालकों को चाहिए कि वे छात्रों को वैज्ञानिक तरीकों से नए नए संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स की ओर ध्यान आकृष्ट करें, ताकि उनका चिंतन वास्तविकता पर आधारित हो सके एवं उचित विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन सी बातों पर निर्भर करती है? तो वह है तर्क के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सीखना, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रत्ययों के आधार पर सोचना। नेक्स्ट है सीखना यानी अधिगम, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहेंगे। सीखना के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, सो इसके बारे में अपना अपना मत दिए हैं। तो सार्टेन, नॉर्थ स्ट्रेंज तथा चैम्पमैन के अनुसार
सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। रिली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। बालक जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ करता है। पहले वह माता के स्तन से दूध पीना सीखता है। तत्पश्चात वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूखे रहने पर वह रोना सीखता है ताकि माँ उसे दूध पिला दे। बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने पर वह निपल मुंह में कैसे ले यह सीखता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया है। ए, सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है। बी, सीखना कर्मोत्तर होता है न कि सूझपूर्ण होता है। सी, सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियमों का भी वर्णन किया है। वे 3 महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। ए, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रीडिंग। तो तत्परता के नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने के लिए तैयार समझता है तो बहुत शीघ्र कार्य करता है या सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे अवश्य बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं सीख पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। तत्परता के नियम का अभिप्राय यह है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता और उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुंझला जाता है और शीघ्र सीख भी नहीं पाता है। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम में 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो इससे उसे संतोष होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता है तो इससे उसमें खीज उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है और उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इससे भी उसमें खीज होती है। सीखने वाले व्यक्ति में संतोष, सेटिस्फैक्शन या खीज, एनोयंस होना व्यक्ति की तत्परता यानी रीडीनेस पर निर्भर करता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से यह नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके शैक्षिक महत्व इस प्रकार है। शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता एप्टीट्यूड का मापन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो। शिक्षकों को बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बालकों में आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन अधिक होगा और वे विषय को ठीक ढंग से सीख कर लंबे समय तक उसे धारण रिटेन किए रहेंगे। अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या अभ्यास नहीं करने पर वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग नहीं करने पर आधारित है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन यानी स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है या उसका विस्मरण हो जाता है। जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं।
इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इसे उन्होंने अनुपयोगी नियम लॉ ऑफ डिसयूज कहा है। अभ्यास के नियम का शैक्षिक महत्व निम्नलिखित है। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा यानी क्लासरूम में अधिक से अधिक बार विषय या पाठ को दोहराने दें। इसमें छात्रों को जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए। छात्र किसी सीखे गए विषय को अधिक दिनों तक याद रखें। इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों से बीच बीच में सीखे गए विषय को देखते रहने का सुझाव दें। शिक्षकों को कक्षा में यह सचेत कर देना चाहिए कि यदि छात्र सीखे गए विषय को बीच बीच में दोहराते नहीं रहेंगे तो उनका विस्मरण हो जाएगा। आलोचना के विषय में थॉर्नडाइक बोलते हैं। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम में समझने पर बल नहीं देकर यंत्रवत पुनरावृत्ति या अभ्यास पर बल दिया गया। मानव जीवन में इस प्रकार की यंत्रवत पुनरावृत्ति नहीं मिलती। थॉर्नडाइक ने इस कमी को पूरा करने के लिए 1935 में लगभग उसने अभ्यास के नियम में संशोधन कर नियंत्रित अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया। नियंत्रित अभ्यास की क्रिया में क्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचारों का साहचर्य, सीखने के संकेतों का अनुसरण आदि सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सी है प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम, इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। थॉर्नडाइक के सीखने के सहयोगी नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के सहयोगी नियम निम्नलिखित हैं। ए, मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि बाह्य स्थिति की ओर प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। थकावट, आकांक्षाएं, निद्रा, सभ्यता, भावनाएं इत्यादि सभी हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। इस नियम को तत्परता या अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। बी, साहचर्य परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक के प्रति अथवा किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन स्टिमुलस से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। इसे बाद में क्लासिकी अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया। सी है आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही आंशिक क्रिया का नियम बताया है। इस नियम के अनुसार कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है। यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। अतः इस नियम में अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना इस नियम पर आधारित है। डी है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसमें यह नियम प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और तब तक करता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है।
यदि व्यक्ति असफल हो तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक के बाद एक उपाय पर अमल करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। यह है समानता का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि किसी नवीन परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति होने पर व्यक्ति उससे मिलते जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी गुजर चुका है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नवीन परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। सीखने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया द्वारा सीखना, कोहलर, कोफका तथा वादाइमर का सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, हल का प्रबलन सिद्धांत, हेगर्टी का अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत। अब है इसके आगे पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। I.P. पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अध्ययनों के दौरान लार्मय अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने की एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशन्ड रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत यानी रेस्पॉन्डेड कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, जैसे गर्म बर्तन छूते ही हाथ खींच लेना। इस सिद्धांत के अनुसार पावलोव का निष्कर्ष एक है कि यदि तटस्थ उद्दीपन यानी नेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार उपस्थिति किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपन के प्रति व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया रिस्पॉन्स करना सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है। इसके आगे है पावलोव द्वारा सिद्धांत का प्रयोग। एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह से लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ता के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ उद्दीपन तथा लार के स्राव अनुक्रिया के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। वाटसन एवं रेनर का सिद्धांत। वाटसन एवं उनकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट नामक शिशु पर प्रयोग किया और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। वाटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत का एक विस्तृत प्रयोगात्मक समर्थन किया है और इतना ही नहीं बल्कि पावलोव से एक कदम आगे बढ़कर यह भी दावा किया है कि अनुबंधन द्वारा सभी तरह के सीखने की व्याख्या की जा सकती है। इस संप्रदायों में निम्नांकित संप्रदाय शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण बताए गए हैं। CS तथा UCS का समय अंतराल, उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, विभेद, विलोप तथा स्वतः पुनर्लाभ, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक आशय। क्लासिकी अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है।
इस विधि से छात्रों को उनकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कुछ समयोजित बालकों की चिंता तथा डर को इस प्रविधि का उपयोग कर दूर किया जा सकता है, जिससे वे कक्षा में फिर से एक समायोजित बालक के समान व्यवहार कर सके तथा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों की प्राप्ति कर सके। स्किनर के सीखने का सिद्धांत यानी स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स तैयार किया जिसमें प्रयोज्य जैसे चूहा स्वतंत्र होकर घूम फिर सके और किसी अनुक्रिया विशेष को सीख सके। स्किनर एक ऐसे प्रयोगात्मक परिस्थिति में रख कर प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते थे जिसमें वह निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय भूमिका अदा कर सके। स्किनर ने इस बॉक्स का नाम कुछ नहीं रखा, पर आगे चलकर उनके शिष्यों ने उनका नाम स्किनर बॉक्स रखा। स्किनर ने चूहों, कबूतरों तथा मनुष्यों पर कई प्रयोग कर सीखने के व्यवहार का अध्ययन किया है, परंतु उनके द्वारा स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया प्रयोग काफ़ी प्रचलित हो पाया है। स्किनर के सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन या क्रियाप्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत के निम्नलिखित अंश हैं। पहला, सीखने के दो प्रकार यानी 2 काइंड्स ऑफ लर्निंग। स्किनर ने अनुक्रिया को दो भागों में बांटा है। प्रतिवादी अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है। प्रतिवादी अनुक्रिया का अनुबंधन द्वारा सीखा जाना टाइप एस अनुबंधन कहलाता है। क्रियाप्रसूत अनुक्रिया। क्रियाप्रसूत अनुक्रिया। क्रियाप्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होता है तथा जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है, जैसे टहलना, बातचीत करना। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाना आदि क्रियाप्रसूत अनुक्रिया का उदाहरण है। क्रियाप्रसूत अनुक्रिया का अनुबंधन द्वारा सीखा जाना टाइप आर अनुबंधन कहा जाता है। स्किनर का संबंध सिर्फ क्रियाप्रसूत अनुक्रिया के सीखने से है। उनके अनुसार क्रियाप्रसूत अनुक्रिया के होने के बाद जब पुनर्बलन दिया जाता है तो उस अनुक्रिया को व्यक्ति बार बार करना चाहता है और उसे सीख लेता है। बी दूसरा है पुनर्बलन। पुनर्बलन से तात्पर्य वैसे उद्दीपन से होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। पुनर्बलन को उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन जिसमें पुरस्कार, भोजन, पानी इत्यादि आते हैं। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन जिसमें तीव्र रोशनी, तीव्र आवाज़, बिजली का झटका तथा दंड आते हैं। स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत में ऋणात्मक पुनर्बलन को धनात्मक पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावकारी बताया है। पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची से तात्पर्य एक ऐसी योजना से होता है जिसमें यह उल्लेख रहता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा। पुनर्बलन अनुसूची को दो भागों में बांटा। आंशिक पुनर्बलन या विरामी पुनर्बलन। इस पुनर्बलन में किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तथा किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। सतत पुनर्बलन। इस अनुक्रिया में प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। स्किनर दोनों तरह की अनुसूचियों या तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आंशिक पुनर्बलन देने से सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्रियाप्रसूत अनुक्रिया तेजी से होती है तथा ऐसी अनुक्रियाओं का विलोप भी जल्दी नहीं होता है। चौथा है अंतर्नोद। अंतर्नोद व्यक्ति की आंतरिक अवस्था होती है जो क्रियाप्रसूत अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। स्किनर ने अपने प्रयोग में पाया है कि जब चूहे या कबूतर को अधिक देर तक भूखा रखा जाता था तो इनमें अनुक्रिया करने की दर भूख के कम होने की स्थिति की अपेक्षा तीव्र होती थी।
पाँचवा है शेपिंग। शेपिंग प्रविधि ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। शेपिंग प्रविधि को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहा जाता है। स्किनर ने शेपिंग प्रविधि द्वारा चूहों, कबूतर और मनुष्यों को काफ़ी जटिल कार्य करना भी सिखाया था। मनुष्यों के साथ शेपिंग प्रविधि में पुनर्बलन का प्रभाव अधिकतर अविवेचित होता है। मानव व्यवहार पर पुनर्बलन के अविवेचित प्रभाव को दिखाने के लिए जिस प्रविधि का प्रतिपादन किया गया है उसे स्किनर ने शाब्दिक अनुबंधन की संज्ञा दी है। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक आशय। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। पहला, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने के पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर शिक्षक को यह पता नहीं लग पाएगा कि उनके प्रयासों एफर्ट से किसी उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है या नहीं। स्किनर के सिद्धांत पर चलने वाले शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में छात्रों के उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दें या उसे प्रोत्साहित करें जो वे शिक्षक के डर से न करके स्वयं करते हो। तीसरा है, थॉर्नडाइक के ही समान स्किनर ने सीखने के बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक बल डाला है। कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए अधिक प्रेरित करने के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, प्रशंसनीय आनंद, अभिव्यक्ति आदि जैसे पुनर्बलकों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत का एक प्रत्यक्ष शैक्षिक आशय यह है कि शिक्षकों को बालकों को कोई पाठ या विषय सीखते समय पहले 100% प्रयासों में सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और फिर बाद में आंशिक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए। पाँचवा है, स्किनर के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक भाषण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, अपितु शिक्षकों को छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए या फिर छात्रों के समूह को ऐसी शिक्षण सामग्री दे देनी चाहिए जिसमें छात्रों को अपने आप सही अनुक्रिया मिल जाती हो। स्किनर का सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि शिक्षकों को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के सूझ का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशेषकर कोहलर तथा कोफका द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। जब व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं पर नए ढंग से प्रत्यक्ष कर संगठित करने का प्रयास करता है ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो सके। जब वह परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझा जाता है तो उसमें अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे आह अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। सूझ अचानक होती है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। फर्नाल्ड तथा फर्नाल्ड के शब्दों में सूझ से कोहलर का तात्पर्य इस बात से था कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपनों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है जो सहसा होता है, न कि अभ्यास तथा प्रयत्न एवं मूल द्वारा होता है। सूझ सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। कोहलर ने कई तरह के पशु जैसे वनमानुष, बंदर, मुर्गी तथा कुत्ता पर प्रयोग किए हैं, परंतु उनके द्वारा 1913 से 1918 के बीच कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित हो पाया है। उनके द्वारा सुल्तान पर किए गए 2 प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है छड़ी समस्या पर प्रयोग, दूसरा है बक्स समस्या पर प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों ने सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं बताई है जो इस प्रकार है। पहला, सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है जो एक प्रकार का आह अनुभव है। दूसरा,
सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थिति है वह उसका ठीक ढंग से निरीक्षण करे। तीसरा है निर्देशित ध्यान तथा अन्वेषणात्मक व्यवहार। सूझ द्वारा सीखने में व्यक्ति का ध्यान समस्यात्मक परिस्थिति के भिन्न भिन्न हिस्सों पर निर्देशित होता है। वह समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार एक के बाद एक परंतु सोच समझकर करता है। निष्क्रियता की अवस्था। जब प्राणी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का अन्वेषणात्मक व्यवहार करता है और फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती तो थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है। पांचवा है सूझ का अचानक आगमन। कोहलर का कहना है कि जब प्राणी समस्या का समाधान करने के प्रयास में शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाता है फिर कुछ समय के बाद अचानक उसमें सूझ अपने आप हो जाता है और समस्या का समाधान कर लेता है। छठा है सूझ द्वारा सीखने की जांच यानी स्थानांतरण। कोहलर का विचार था कि प्राणी में किसी समस्या का समाधान करना सूझ द्वारा सीखा हो या नहीं इसकी जांच स्थानांतरण यानी ट्रांसफर द्वारा आसानी से किया जा सकती है। अगर उसने सूझ द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण होगा, परंतु अगर प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण नहीं होगा। कोहलर के सूझ के सिद्धांत का शैक्षिक अर्थ है। कोहलर के सूझ के सिद्धांत का शैक्षिक अर्थ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कोहलर के सूझ का सिद्धांत की उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, सूझ के सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों में सूझ उत्पन्न करने के ख्याल से विषय या पाठ के सभी पहलुओं का खुला अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से छात्र विषय के भिन्न भिन्न भागों के बीच के प्रत्यक्षात्मक संबंध को नहीं समझ पाएंगे और तब उनमें सूझ भी उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है सूझ द्वारा सीखे गए कौशल यानी स्किल्स को छात्र एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सही से उपयोग कर पाते हैं। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा में इस ढंग का वातावरण कायम करें कि छात्र सूझ द्वारा विभिन्न विषयों को सीखे। इससे छात्रों में समायोजन शक्ति बढ़ती है और उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। सीखने के प्रभावित करने वाले कारक तो वह है बुद्धि या इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य हेल्थ, अभिवृद्धि एटीट्यूड, सीखने की तत्परता, प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सक्सेस, अभिक्षमता। बच्चों के विद्यालय उपस्थिति में असफलता होने के कारण निम्नलिखित है। बौद्धिक क्षमता, अभ्यास में कमी, प्रतिकूल भावना, बालक का स्वास्थ्य, तत्परता में कमी, उचित प्रेरणा तथा मार्गदर्शन। बच्चों को विद्यालय में असफल होने का एक प्रमुख कारण यह है कि बच्चे सीखने, समझने और रचने की अपने जन्मजात और असीम सामर्थ्य का केवल एक छोटा सा भाग ही स्कूलों में विकसित कर पाते हैं, जबकि जीवन के 2-3 प्रारंभिक वर्षों में वे इस सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते रहे हैं। परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। परीक्षापयोगी तथ्य, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, अच्छा समझेगा। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रदायों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को चिंतन सोचना कहा जाता है। सोचना चिंतन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरायण चिंतन तथा यथार्थवादी चिंतन। स्वपरायण चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वप्न चित्र तथा अभिलाष कल्पित चिंतन इत्यादि सभी स्वपरायण चिंतन के उदाहरण हैं। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, इसे आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। आलोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना तथा तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है।
चिंतन के साधन यानी प्रतिमा, भाषा, संप्रदाय, प्रतिज्ञप्ति। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख मुख्य नियम प्रतिपादित किए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम, और 5 सहयोगी नियम प्रतिपादित किए: मानसिक स्थिति का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, समानता का नियम। तत्परता के नियम से यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं तथा किन किन परिस्थितियों में उनमें खींच उत्पन्न होती है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है या उसका विस्मरण हो जाता है। प्रभाव नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। क्लार्क एल हॉल सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित न होकर सीखने के प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। प्रयास और भूल सीखने की एक मौलिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन B.F. स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। कोहलर के सीखने का सिद्धांत अंतर्दृष्टि शिक्षण कहलाता है। उद्धर्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है उधर अधिगम अंतरण का उदाहरण है। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसका प्रयोग उन्होंने चिंपैंजियों पर किया था। कोहलर के अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु अलग अलग तरीकों से परिस्थिति का अवलोकन करता है और उसमें अचानक सूझ आ जाती है। अतः सूझ अचानक होती है और उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है, वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। सीखने के सिद्धांत में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जानवरों पर किए गए प्रयोग इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक अप्रयोग किए गए जानवर: पावलोव कुत्ते पर, थॉर्नडाइक बिल्ली पर, स्किनर चूहे और कबूतर पर, कोहलर तथा कोम्फा बंदर और चिंपैंजी पर। मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव द्वारा सीखने के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पावलोव में कुत्ते पर प्रयोग कर देखा कि यदि खाना देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पावलोव के अनुसार सामान्य तटस्थ उद्दीपक को एक दूसरे उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए तो एक प्रतिक्रिया होती है जो कि पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार में परिलक्षित होती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थिमर द्वारा रखी गई थी। इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में 2 अन्य मनोवैज्ञानिकों कर्ट कोम्पा तथा वोल्फगैंग कोहलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्कशक्ति आदि संज्ञानात्मक योजनाओं का विकास करने में बहुत उपयोगी है। रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। लुसेंट बाल विकास शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट चैप्टर का सभी चैप्टर का मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपको इस बुक का PDF चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे आप इस बुक का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बुक का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।